गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर लेट, आज थोड़ा लेट हो गया। चलिए, अरे कहीं नहीं गया रोहित चौधरी, यहीं पर हूं भाई। बच्चा कहने लग जाता है, सही है सर। हाँ, अगेन गुड इवनिंग सबको। आज डिफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, नया चैप्टर है। नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू जोश के साथ, नया टॉपिक, नया जोश। और मास्टर अभी पुराना ही है। खैर जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल सबको गुड इवनिंग। लगे रहिए आप लोग। अरे यार, आप लोग लाइव दिख रहे हो 61 लोग, और आप कम से कम लाइक हो जाने चाहिए। अभी तक कम से कम 60-70 तो लाइक हो जाने चाहिए। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आप लोग बिल्कुल मस्त रहते हैं, कोई जोश नहीं है आपके अंदर। हाँ चलिए, खैर कोई बात नहीं। टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक हियर, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। डिफिनाइट इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो खास बात यह है कि इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ये पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में बातें कर लेते हैं। डिफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब है, इसमें जो सी है ना, वो सी नहीं आएगा। पहली बात, इसका मतलब होता है हिंदी में निश्चित समाकलन। निश्चित मतलब डिफिनाइट आंसर आएगा। बिल्कुल इसमें आंसर क्या करेगा स्टूडेंट, आएगा। बिल्कुल सब लोगों को गुड इवनिंग। बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब क्या है कि डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, अब इसमें सी नहीं आएगा। मतलब इसमें लिमिट्स होंगी। तेजस शर्मा कह रहे हैं सर टोटल इंटीग्रेशन के कितने लेक्चर होंगे? भैया उसमें शायद 17 से 18 लेक्चर लगे थे, इसमें लगभग 20 लेक्चर लगेंगे, 20 लेक्चर लगेंगे इंटीग्रेशन, डिफिनाइट इंटीग्रेशन में। कम से कम 20 लेक्चर लगेंगे, 20 लेक्चर और लगेगा इसमें डिफिनाइट में। लेकिन उसके बाद जो आएगा एरिया अंडर द कर्व, वो 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मतलब डिफिनाइट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व मिला के 25 लेक्चर लगता है। सुपर भाई के पूछ रहे हैं कि भाई साहब एओडी का और कितना लेक्चर होगा? एओडी में लगभग अभी 15 लेक्चर और होगा। ग्राफ भी है, बिल्कुल है। तो ग्राफ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही पढ़ा दूंगा उधर। एरिया में कोई ज्यादा ग्राफ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा आप समझ जाइए। मेरा कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि इसमें मिनिमम 20 लेक्चर लगेगा, 20 लेक्चर डिफिनाइट में लगेगा, और एरिया अंडर द कर्व उसमें 5 लेक्चर लगेगा ही लगेगा। लगभग 25 लेक्चर डिफिनाइट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व मिला के होगा। तो 25 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें ये है, उसके बाद इसमें आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अलग ब्रांच स्टार्ट करेंगे, फिर इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल भागना नहीं है हमें, एकदम सिलेबस अच्छे से खत्म करना, इज्जत के साथ खत्म करना। घबराइए नहीं आप सिलेबस के प्रति। तो डिफिनाइट इंटीग्रेशन में आ जाओ। डिफिनाइट इंटीग्रेशन में अब मैं बातें कर रहा हूं, क्या करना है हमें भाई। डिफिनाइट इंटीग्रेशन में यह है कि एक तो हमें क्या करना पड़ेगा
कि आप इंडेफिनेट के हिसाब से इंटीग्रेशन कर लो और उसके अंदर लिमिट रख दो। और दूसरा, लेकिन ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों को यहां पर प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। किसकी प्रॉपर्टी? डिफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, तो उस प्रॉपर्टी की सहायता से इंटीग्रेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। हमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम लोग, राइट? क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं कि नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आप मुझसे ना पूछें, आप पढ़ते रहिए, सिलेबस में खत्म करके छोड़ूंगा, आप पढ़ते रहिए बस। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, नवंबर में सिलेबस खत्म करके क्या करोगे भाई? डांस करोगे क्या? क्या करना है? भांगड़ा करना है क्या नवंबर में सिलेबस खत्म करके? हाँ, नवंबर में सिलेबस खत्म करना मतलब क्या करना है? झंडा लगाना है क्या माउंट एवरेस्ट पे? तो आप इतना घबराइए नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूं, नवंबर में कोई कमिटमेंट नहीं करता हूं, ठीक है ना? मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता हूं। अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। चलिए, मैं कोई टॉक नहीं करूंगा आप लोगों से, राइट? 11th का क्रैश कोर्स, चलिए बाद में बात करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है पता नहीं। तो डिफिनेट इंटीग्रेशन में, अरे भाई एग्जाम है तो एग्जाम से पहले बढ़िया से सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, घबराइए नहीं। 3 फरवरी से बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड में संस्कृत भी है, संस्कृत पढ़िए यार। खैर, अब आप बहुत बातें करने लगे हो। चलिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पहला पॉइंट, दैट मींस पहला स्टार, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। शुरुआत वहीं से करते हैं। लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, थोड़ा बड़ा सा सिंबल लगाते हैं। एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने? जी एक्स प्लस सी। ये हमारी इंडेफिनेट की तरह बातें थी बच्चा लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स, then if fx is continuous, then if fx is continuous function in the closed interval a to b, then इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर then integration a to b fx dx is called definite integration, ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब fx शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसमें होना चाहिए? जो भी आपने लिमिट लगाई है a to b, ये एसेंशियल कंडीशन हो गई बच्चा लोग कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनेट में इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करी थी। अब और हमें कोई कंटिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये बात एसेंशियल कर दी। उसने कहा कि ये बराबर ये होता है, देन इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a to b, then a to b लिमिट fx dx is called definite integration। इसे क्या कहा जाता है भाई? डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है, राइट? और इसका वैल्यू then a to b fx dx, इसका आंसर यहां पर क्या आ रहा है? gx प्लस c, और ये लिमिट लगा दी हमने a to b, देन ये लिमिट लगा दी हमने स्टूडेंट a to b। तो यहां पे इस लिमिट को यहां डाला, ये gb प्लस c माइनस लोअर लिमिट को यहां डाला, g ऑफ a माइनस c, c से c कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आ गया gb माइनस कितना आंसर आ गया बच्चा लोग? gb माइनस दिस। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। उसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a to b fx dx
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, मेरे पास फाइनली क्या बच गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये मेरे पास आंसर आ गया। और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो गया, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो चुका है बच्चा लोग, खत्म हो चुका है। सद्दाम हुसैन एडवांस के लिए मेरा क्लास चल रहा है, एडवांस के लिए, आईटी एडवांस के लिए मेरा क्लासेस चल रहा है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू जीबी माइनस कितना, जी। अच्छा, इस ए को कहा जाता है लोअर लिमिट, इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। इस ए को कहा जाता है स्टूडेंट लोअर लिमिट, और बी को कहा जाता है स्टूडेंट अपर लिमिट। सौरभ सिंह, मुझे नहीं पता, मैं कोई दूरदर्शी नहीं हूं, ठीक है ना, जाके नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, ठीक है, जा रहे तो जाइए आप। क्या कहा मैंने, लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। एफ एक्स डी एक्स का आंसर आ गया जीबी माइनस जी ए, एंड दिस इज ए डिफिनाइट वैल्यू, दिस इज ए डिफिनाइट वैल्यू, और डिफिनाइट वैल्यू आया, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डिफिनाइट इंटीग्रेशन बोलेंगे, राइट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिनाइट इंटीग्रेशन बोलेंगे। उतार लीजिए इस चीज को, इसको आप उतार लीजिए। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि इसमें एक नोट लगा के लिख लीजिए, हियर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, हियर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, राइट। ये कंफर्म कर लेना चाहिए आपको, राइट। ये आपको कंफर्म कर लेना स्टूडेंट कि ए टू बी में आपका जो दिया गया फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बच्चा, कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके नीचे एक और स्टार लगा के पॉइंट लिख देता हूं। अच्छा, यहां पर एक और बात यहां पर ये कि ये जो लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की होती है, राइट। हाँ, हाउ टू चेक सर, चेक आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी पढ़ा दिया गया बेटा, कंटिन्यूटी पढ़ा दिया गया है। सौरभ सिंह बेटा, मुझे कुछ नहीं आइडिया है, मुझे तो लगता है कि जनवरी में एग्जाम नहीं होगा मेरा अगर अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, हर सवाल में कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। सौरभ सिंह, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरे हिसाब से जनवरी में नहीं होगा एग्जाम आगे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अपोजिशन हो जाएगा। अभी भी एग्जाम लेट हुआ है और अभी सिलेबस पे सब गोलमाल है, इसीलिए मेरे हिसाब से एग्जाम आगे खिसकेगा। मैं मतलब ये गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन मैं, आपने पूछा कि मेरे हिसाब से क्या है, तो मैंने आपको मेरा मानना बताया है कि जनवरी में एग्जाम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं जहां तक मुझे लगा, ठीक है। तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपने मेरा मतलब व्यू जाना है तो बता दिया मैंने बोला हियर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। अच्छा, एक खास बात ये इसके अंदर, नोट, ये जो लिमिट्स होती हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की लिमिट्स होती हैं, राइट। क्या कहा मैंने क्या कहा, ये जो है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, यहां पर कौन है, एक्स है, तो मैंने यहां पर ये लिखा नोट, मैंने ये नोट लिखा, हियर लोअर लिमिट and upper limit, lower limit and upper limit are the limits of
इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होता है ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इस केस में x है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो लिमिट्स है ये x की लिमिट होंगी। आई रिपीट, मैंने कहा कि हियर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, और इस केस में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है। अगर dx लिखा हुआ है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x होगा, अगर dt लिखा हुआ है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t होगा, अगर d ऑफ sin x लिखा हुआ है, अगर d ऑफ sin x लिखा हुआ है तो ये लिमिट sin x की होंगी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, ये क्या कहा कि हियर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इफ, आगे लिख देता हूं, इफ नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड। अगर कुछ भी मान लीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो लिमिट्स है, ये जो लिमिट्स है ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की हैं। अगर मान लो यहां पर लिख दे हो x की बजाय कुछ और लिख दे स्टूडेंट, तो फिर वो लिमिट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की नहीं होगी। तो इसलिए आगे मैंने ये जोड़ भी दिया है, इफ नॉट स्पेसिफाइड। अगर मान लीजिए, अरे रोहित चौधरी आप ये पॉल मत करिए प्लीज, पढ़िए, कमेंट बाजी मत करिए, मेरा ये कहना है। अगर आपको पॉलिंग करना है तो आप अलग से कुछ कर लीजिए यार, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी आप जो करेंगे वो तो करेंगे, मेरे से नहीं रुक सकते। पढ़ाने दीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर से बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी एडवांस में तो कंफर्म क्वेश्चन आता है यहां से, और मेंस में भी इंडेफिनेट से भी आता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे एक हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, आप लोग कमेंट बाजी छोड़ दीजिए। जो भी आप कमेंट बाजी कर रहे हैं कि भाई कौन कौन चाहता है, आप यहां पर पॉलिटिक्स करने नहीं आए, दिस इज ए स्टडी चैनल, और आप यहां पर पढ़िए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। इसलिए प्लीज मैं आपको कह रहा हूं, ये चैप्टर पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। प्लीज, ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है और मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। चलिए आ जाइए यहां पे। हियर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इफ नॉट स्पेसिफाइड। मतलब यहां पर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर यहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो हम ये समझेंगे कि ये a x इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहां पर कौन है, x है, तो ये लिमिट x की है, राइट। और ये भी लिमिट किसकी है, x की है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए आप, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको ये कहा कि अगर, तो अभी प्रेजेंट सिनारियो में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, अगर प्रेजेंट सिनारियो में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा बच्चा लोग, तो ये जो लिमिट है ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की है। और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहां पर कौन है बेटा, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहां पर x है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसे लोअर लिमिट कहा जाता है और इसे अपर लिमिट कहा जाता है, राइट। बाय डिफॉल्ट ये बातें हम लोग कर रहे हैं। इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। और यहां मैं और भी लिख देता हूं, इन अबाउ नथिंग इज स्पेसिफाइड, नथिंग इज स्पेसिफाइड। इन अबाउ नथिंग इज स्पेसिफाइड मतलब कुछ बता नहीं रखा है। इन अबाउ नथिंग इज स्पेसिफाइड, so limits are x बराबर a एंड x बराबर b। क्योंकि यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, x है, इसीलिए मैंने x बराबर लिखा। बिकॉज, और भी लिख देता हूं, because here integrating variable
यहां पर जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज एक्स, यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है, इसीलिए मैंने एक्स बराबर लिखा। राइट, ये उतार लीजिए। 8th 9th 10th के वीडियो सत्य सिंह, अगर आप बोल रहे हैं तो आप पार्थ आश्रम के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करिए, वहां पर अवेलेबल है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 8th 9th 10th के वीडियोस आप मैनेजमेंट ऑफ पार्थ से कांटेक्ट करिए, आपको 8th 9th 10th के वीडियोस भी मिल जाएंगे। राइट, हाँ, तो अब आप ये उतार लीजिए। ये हो गया, ये बात हो गई होगी। तो इसका मतलब इससे एक डेफिनेट वैल्यू मिलता है, सीधा सीधा मतलब ये है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सी यहां पर बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात भी समझ में आ गई। और अगर सी नहीं आएगा, इसका मतलब ये एक डेफिनेट वैल्यू देगा। इसे निकालने का तरीका, इसका जो आंसर आया था gx प्लस सी, ऊपर वाले में अपर लिमिट माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद लोअर लिमिट। अरे बेटा हाँ यार, गेम प्ले वीडियो मैं घर से ही बना रहा हूं, घर से ही बना रहा हूं। चलिए, हो गया भाई। तो इसके ऊपर हम लोग ये बात अब आप ध्यान से समझ लीजिए। नाउ एक आध एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, हम लोग एक आध एग्जांपल लेते हैं, एक आध एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा स्टूडेंट, मैंने यहां पे लिखा इंटीग्रेशन 1 से 4 5 की पावर x dx, ये दिया। इसका मतलब एक तरीका तो ये है कि आप इसे भूल जाओ, आप इसको इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट कर लो। क्या कर लो? इंडेफिनेट की तरफ इंटीग्रेट कर लो। और 5 टू द पावर x का इंटीग्रेशन शायद आपको पता है, शायद क्या पता होना ही चाहिए क्योंकि आपने इंडेफिनेट पढ़ा है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5 की पावर x डिवाइडेड बाय ln 5, और लिमिट अगर आप चाहें तो c जोड़ सकते हैं क्योंकि लास्ट में c तो कटेगा। तो फिर भी मैंने यहां पे मान लो c दे दिया, हालांकि आगे से हम लोग नहीं लिखेंगे c। अब आप समझ जाइए, आगे से मैं c नहीं लिखूंगा। मैंने इसको क्या कहा कि इसको इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट कर लिया। और अच्छा, यहां पे कुछ भी नहीं स्पेसिफाई है, यहां पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है बच्चा। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहां कौन है? x। तो ये लिमिट x बराबर 1 और x बराबर 4 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या मिलेगा मुझे? अब हम अपर लिमिट पहले डालेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट डालेंगे। अपर माइनस लोअर डालेंगे, अपर माइनस लोअर होगा। तो x बराबर 4 रखा, तो 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई ln 5 प्लस c माइनस x बराबर 1 रखा, तो ये 5 बाई ln 5 माइनस c, बीच में माइनस, तो ये माइनस c से c कट गया और ये मेरे पास आंसर आ गया 5 की पावर 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ln 5 डिवाइडेड बाई ln 5, जो भी आ रहा है। पिंटू कुमार ने भी आंसर दिया है, द जॉय बॉक्स 620 आ, पता नहीं, कैलकुलेट आप कर लीजिए। दिस इज द डेफिनेट वैल्यू, ये मेरे पास एक डेफिनेट वैल्यू है और इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसीलिए इसको बच्चा लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। राइट, तो ये बहुत आसान सा सवाल लिया मैंने और ये आपको आइडिया दिया। आइडिया सिंपली ये है कि अभी तक हम लोग इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके अंदर लिमिट डाल दे रहे हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। राइट, बिल्कुल। ये 2-3 बच्चों का सभी का आंसर ठीक आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैक्सिमम का आंसर आ रहा है। अब मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? बच्चा लोग कह रहे हैं कि मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार जरा क्लियर करिए मुझे। रोहित चौधरी, ये जो लॉग है, अंगद यादव, क्या मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? विराट सिंह कह रहा क्लियर, बिल्कुल।
ऑल क्लियर, राइट, थैंक यू। अच्छा, उनको जिनको नहीं आ रही है, क्या पता कि उनके यहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। तो ये मेरा पहला एक सवाल, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। मैंने अभी तक आपको कहा इंटीग्रल वेरिएबल sin x होगा। एक बार इंतजार करिए, ऑल इन वन बाय रंजीत कुमार, आप एक स्टेप आगे फॉरवर्ड रहते हैं, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके समझ, एक एग्जांपल लिया इंटीग्रेशन 3 से 4 एक्स स्क्वायर डी एल एन एक्स, ये दिया डी एल एन एक्स, राइट। सो इस सवाल को करना है, आप जरा ध्यान से समझिए। यहां पर डी एल एन एक्स लिखा हुआ है, डी एल एन एक्स, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है? पहली बात, यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इंडेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभी हम बताएंगे आपको। ये किन्होंने पूछा है, नाम बताते हैं, रोहित सुमन ने पूछा है। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए। एक्चुअली क्या होता है कि इंडेफिनेट का ज्योमेट्रिकली मीनिंग से दोनों में डिफरेंस क्लियर होता है। पहली बात तो डेफिनेट में डेफिनेट वैल्यू आती है, डेफिनेट वैल्यू आती है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है, हाँ बिल्कुल, ये एलएनएक्स है, दिस इज डी ऑफ एलएनएक्स। हाँ, जिन्होंने भी डाउट पूछा था वो बता देता हूं कि डेफिनेट और इंडेफिनेट को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है फैमिली ऑफ कर्व्स, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो देता है वो एल्जेब्रिक एरिया देता है। तो रात दिन का डिफरेंस हो गया, ये एल्जेब्रिक एरिया से रिलेटेड होता है और वो फैमिली ऑफ कर्व से रिलेटेड होता है। मतलब ये एरिया के नियर बाई जाता है, वो एरिया के नियर बाई नहीं जाता, राइट। चलिए खैर आगे बात करेंगे अभी। तो देखिए साहब, डी एल एन एक्स, तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे जो भी आंसर दे रहा है, देख लेते हैं आंसर। पहली बात, इस सवाल को अगर आप करेंगे तो यहां पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। इसका मतलब अगर आप ये मान लो, आप, एक बात मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट, क्या कि डी ऑफ एफ एक्स क्या होता है? तो ये होता है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है। डी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो एक बात तो ये है कि ये डी एल एन एक्स, मान लो किसी बच्चे ने ऐसे किया, आई बराबर 3 to 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एल एन एक्स, इसका मतलब 1/x और ये dx, ऐसा किया तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट 3 और ये 4, बाहर 1/2 है, ये यहां पे 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2, ये है 4 की पावर 2, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, आंसर कितना? 7/2। द आंसर इज 7/2। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? जल्दी से कमेंट में लिखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? कितना बच्चा ये बात समझ गया? हाउ मेनी स्टूडेंट, कितना बच्चा ये बात समझ गया है? रोहित चौधरी कह रहा रिपीट, वाई रिपीट यार? मैंने डी ऑफ एल एन एक्स को लिखा, डी ऑफ एफ एक्स था, तो डी ऑफ एल एन एक्स का मतलब हो जाएगा यार, डी ऑफ एल एन एक्स का मतलब हो जाएगा 1/x, इसलिए मैंने यहां 1/x लिख दिया, इधर dx लिख दिया। हाँ भाई अंगद यादव, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। बाई पार्ट्स क्यों लगाएंगे यार?
हाँ भाई, रिंकू कुमार एक बच्चा है, रिंकू कुमार। अंगद यादव, रिंकू कुमार। 1/x कैसे हुआ सर? देखिए बेटा गोपाल कुमार, d ऑफ fx का मतलब f डैश x dx होता है, तो d ऑफ ln x इसका डिफरेंशिएशन किया, 1/x dx हुआ, ये वाला फॉर्मूला। चलिए बताइए कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से मैसेज इनबॉक्स करिए, इनबॉक्स। ln x बराबर t क्यों लेंगे यार? वाई वी टेक ln x बराबर? हाँ जी भाई साहब, क्लियर है। अब आप रुक जाइए, कमेंट करना बंद करिए। अब आप कमेंट करना बंद करिए। ओके, अब इसका आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि यह आंसर गलत है। अच्छा, जब मैंने गलत लिखा तो बच्चे कमेंट करने लगे। एक बच्चा जरूर था, अनिकेश कुमार ने पहले जरूर पूछा था मुझे, साक्षी अब तो आप सब लोगों का दिमाग चल गया ना। अभी मैंने आपसे बार बार पूछा कि कितने बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, अब आपका दिमाग चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने मजाक नहीं किया, मैंने मजाक नहीं किया, ये मत समझिए आप। मैं मजाक नहीं करता हूं और मैंने मजाक किया भी नहीं है। चलिए साहब, ये पहले आप इसे क्रॉस मारिए, क्योंकि आपने ये काम तो कर दिया। मैंने अभी अभी बताया। हाँ भाई, हर्षित राघव, हर्षित राघव क्या हुआ? हर्षित राघव आपने 2 बार लिखा यस सर, मैं समझ गया। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पहले ही आंसर दिया था 7/2। मेरे से पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया था। सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये तो गड़बड़ है, दिस इज गड़बड़। ये तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़। ये गड़बड़ है, ये प्योर हिंदी लिख दिया मैंने, राइट? तो अब आइए इस बात को समझते हैं बच्चा लोग। हाँ बिल्कुल नवनीत निहाल, यू आर राइट। चलिए कोई बात नहीं। हाँ रोहित सुमन, अच्छी बात है, आपका एनालिसिस बहुत सही है, आपका एनालिसिस बहुत सही है। देखिए ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ यहां है, गड़बड़ यहां हुई है, ये है गड़बड़, गड़बड़ यहां है, गड़बड़ यहां है, बाकी गड़बड़ नहीं, फिर आंसर गड़बड़ अपने आप हो जाएगा। अगर यहां गड़बड़ है तो आंसर फिर राइट, आंसर फिर अपने आप बदल जाएगा। तो मैं इसे अब मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट। तो मैं अब इसका करेक्ट सॉल्यूशन आपके समझ दे रहा हूं। 1-2 बच्चे ने दिया भी है।
एक दो बच्चे ने दिया भी है, तो ये बात में कोई गड़बड़ नहीं है। दिस इज, ये ऑलवेज आपको याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो जरा ध्यान दीजिए। अरे भाई द जॉय बॉक्स 25 नहीं होगा भाई, नहीं होगा। चलिए साहब, यहां पर क्या होगा, अब हम दोबारा से इसका करेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं, करेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ln x है, यहां कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। पहली बात, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट। तो मैंने यहां पे लिखा हियर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, here integrating variable is ln x। यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, ln x है। ln x इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। दैट मींस ये जो लिमिट है ये ln x की है। दैट मींस या दैट इज 3 and 4 are the limit of ln x, ये ln x की लिमिट है। ये किसकी लिमिट है, ln x की। मतलब ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ln x बराबर 3, तो एंटी लॉग लिया x बराबर e क्यूब। दूसरी बात ln x बराबर 4, तो x बराबर e की पावर 4। ये लोअर लिमिट थी, तो ये लोअर लिमिट के अक्रॉस ये आया, x की लिमिट आई। और d ऑफ ln x को अब हम लोग लिखेंगे यहां, तो नई लिमिट हमारी हो जाएगी स्टूडेंट e क्यूब से e की पावर 4, x स्क्वायर अपनी जगह होगा। d ऑफ ln x का मतलब 1/x dx होगा, ये कैंसिल। और यहां पे ये मिलेगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स आएगी e क्यूब से e की पावर 4। तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 बाहर, e की पावर आ जाएगा 8 माइनस e की पावर आ जाएगा 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये मेरा आंसर होगा। सो दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मेरा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। हाँ भाई ln x है यार, गोपाल कुमार आपने बहुत बार पूछ लिया, बहुत देर से तो ये सवाल ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ln x लिख रहा हूं मैं, दिस इज ln x, एंटी लॉग लिया है, e की पावर 3 लॉग हट गया, e की पावर 4 लॉग हट गया। यार रोहित सुमन, आप बार बार इतना बड़ा मैसेज लिखते हो, एक बार रिपीट कर दीजिए। इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है यार, जरा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि भाई देखिए, एक बार देख लीजिए आप, जो भी सुमन है, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहां ln x है, ln x है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना x लिखा हुआ ना y लिखा हुआ है। मतलब ये लिमिट इसी की है। मतलब हियर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज ln x, ये ln x है। दैट इज 3 and 4 आर द लिमिट ऑफ ln x। दैट इज ln x बराबर 3, तो x बराबर e क्यूब, एंटी लॉग लिया। ln x बराबर 4, x बराबर e की पावर 4, एंटी लॉग लिया। फिर d ऑफ ln x को x में बदल लिया, क्योंकि यहां पर लिमिट x की आ गई है, ये x की लिमिट आ गई, इसीलिए d ऑफ fx को हम लोग लिखेंगे f डैश x dx। तो d ऑफ ln x बराबर 1/x dx हो जाएगा। तो ये लिमिट x लोअर लिमिट 3 था, वहां पर e क्यूब लिख दिया, 4 था, वहां पर e की पावर 4 लिख दिया। तो ये x स्क्वायर 1/x, x से x कट गया,
एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट e क्यूब, अपर लिमिट e की पावर 4, 1/2 को बाहर निकाल लिया, एक्स की e की पावर 4, तो ये e की पावर 8 हो गया, और ये रखा तो e की पावर। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट। ये फाइनल आंसर आ गया, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। तो क्या सवाल समझ के मजा आया? बिल्कुल, मजा तो आना ही था। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर स्पेसिफाई कर दे तो, मान लो स्पेसिफाई कर दे तो हम लोग ले लेते हैं एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा x बराबर 0 से 1, ये साइन x और ये d साइन x, x बराबर 0, x बराबर 1। बताइए भाई, ये सॉल्व करके बताइए, ये बताइए भाई साहब, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। अब यहां पे बंदे ने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, आप देखिए d ऑफ साइन x, तो इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन i बराबर, ये x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 है, तो यहां पे बच्चा है साइन x, और d ऑफ साइन x का मतलब हो जाएगा cos x dx, क्योंकि d ऑफ fx का मतलब f डैश x दिस। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, क्या मैं ये लिमिट 0 बराबर साइन x करूं क्या? क्या मैं 0 बराबर साइन x करूं क्या, या फिर इसी लिमिट के साथ आंसर निकालना पड़ेगा? चलिए मैं कर देता हूं, साइन x cos x 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हो गया x बराबर 0 से x बराबर 1, 1/2 साइन 2x dx। इंटीग्रेशन को बाहर निकाल, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर 1, ये आ जाएगा, बाहर में ले लिया मैंने -1/4, अपर लिमिट रखा cos 2 माइनस cos 0, दिस इज -1/4 cos 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/4 1 माइनस cos 2, दिस इज द माई आंसर। क्या आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्या आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट, सारे बच्चे जो देख रहे हैं, क्या ये आंसर सही है, प्रोसेस में कोई गलती है? नहीं, पहला आंसर पूछ रहा हूं, क्या ये आंसर सही है? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? ये दैट जॉय बॉक्स ने लिखा है, हाँ इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, क्या ये आंसर सही है कि गलत है?
देखिए बॉस, बहुत दो तीन बच्चों ने आंसर दिया कि गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आंसर सही है। ये आंसर सही है यार। यहां पर स्पेसिफाई कर दिया उसने, यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया। बिल्कुल अनिकेश कुमार 100% राइट। आप आंसर सबसे बाद में देते हैं लेकिन आंसर सही देते हैं। बिल्कुल। हाँ, अंगद यादव भी कह रहे हैं कि एक्स इज फिक्स। एब्सोल्युटली अंगद यादव, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने, दो चार बच्चों ने कहा डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख दोगे रे भाई? डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन कैसे लिख दोगे? ये डी है ना यहां पे डी, तो पहले इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना यार। यहां पर लिमिट एक्स की लगी हुई है, तो ये तो डी साइन एक्स है ना, तो पहले इसको एक्स बनाइए। आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे लिख देंगे यार? साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। This answer is absolutely correct, क्योंकि यहां पहले से x को फिक्स कर दिया उसने, स्पेसिफाई कर दिया लिमिट। उस पॉइंट को याद करिए जो मैंने नोट लिखवाया था। शायद ये बात समझ गए होंगे आप, शायद ये बात आप समझ गए होंगे। अरे नहीं करेंगे बेटा दैट जॉय बॉक्स, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि x का x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, पहले ही बोल दिया। तो अगर नहीं बोलता तो करना पड़ता, अगर यहां पर स्पेसिफाई नहीं करता तो हमें करना पड़ता। तब मैंने लिखवाया था कि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसी की लिमिट होती है। ये 100% करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि पहले सवाल में क्या था और इस सवाल में क्या है। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि पहले सवाल में क्या था और इस सवाल में क्या है। डिफरेंस डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। नाउ एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन आई बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। बताइए भाई साहब, अरे कम से कम अभी तो 20 लाइक आ जाना चाहिए। हाँ, इस बात पे तो 20 लाइक आ जाना चाहिए, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपके लाइक को देख के। खैर मैं अरे भाई अमितोष कुमार साहब, तुम्हारा दिल करे तो तुम 5 लाइक कर दो यार, जितना भी लाइक करना इनफाइनाइट कर दो यार। चलिए साहब याद करिए, मैंने एक दिन आपको 1 प्लस साइन 2x के बारे में बताया था, याद करिए। कुर्बानी, ध्यान दीजिए बच्चा लोग, मैंने एक दिन आपको बताया था 1 प्लस साइन 2x क्या होता है भैया। 1 प्लस साइन 2x होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर।
बिल्कुल, द जॉय बॉक्स राइट आंसर। बिल्कुल, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ऊपर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 2। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। ये गाड़ी पार्थ आश्रम से आईआईटी बॉम्बे जाएगी। जरा ध्यान से सुनिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। ये गाड़ी पार्थ आश्रम से आईआईटी बॉम्बे जाएगी। जरा ध्यान से सुनिए, और गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं। जरा ध्यान दीजिए, राइट। हाँ, अभी देखिए तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। कितने बच्चों ने यहां पर मोड नहीं लगाया? अगर आपने इसको यहां से बाहर निकाला तो कितने बच्चों ने सॉल्व करते समय मोड लगाया और कितनों ने नहीं लगाया? क्योंकि अगर आपने मोड नहीं लगाया तो बिल्कुल जरा ध्यान से सुनिए, ये आप जानते हैं, ये फंडा जानते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मोड एक्स होता है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा डीएक्स। अबे आंसर नहीं चाहिए मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट। मुझे आंसर से मतलब नहीं है। मैं अभी आपका फाउंडेशन बना रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर बाद की बात है मेरे लिए भी। अगर आपने मोड नहीं लगाया इसमें तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले सवाल में बहुत फर्क पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको, अगर आप अंडर रूट में स्क्वायर की क्वांटिटी को बाहर निकालेंगे तो मॉड के साथ खोलना पड़ेगा। आप जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस मोड को हटाएंगे कैसे? मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बिकॉज x की जो लिमिट है, ये लिमिट x की है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। अरे भाई साहब, ऑल इन वन बाई रंजीत कुमार, अगर आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपने मोड नहीं लगाया तो आपके 2 नंबर काट देगा, 2 नंबर, आपके 2 नंबर काट देगा। ये बात याद रखिए आप। उसको फुली राइट है, 2 मार्क्स उड़ा देगा। ये 0 से पाई बाई 2 होगा, करेक्ट कर दिया मैंने। इसीलिए फिर हम लिखेंगे हेंस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ये इसकी जगह ये लिख देंगे डायरेक्ट, तो इससे एक कट जाएगा, ये बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बच जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्टूडेंट। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट धर दिया 0 से पाई बाई 2, और आंसर आ जाएगा। ये पहले पाई बाई 2 रखा तो ये 0, साइन पाई बाई 2 1, माइनस ये कॉस 0 का वैल्यू ये देगा -1 प्लस 0, आंसर इज 2, आंसर इज 2।
आंसर स्टूडेंट 2 आएगा। आंसर इस क्वेश्चन का 2 आएगा। ये आपको एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा, ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी भैया। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके पास, अगर बोर्ड का पेपर आप दे रहे हैं तो यहां पर इस स्टेप में अगर आपने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया तो उसे 2 मार्क्स। लास्ट 3rd लाइन, अरे भाई इसके नीचे ये लिख दिया sin x प्लस cos x, यहां स्क्वायर था, एक पावर से एक कट गया, एक पावर बच गया, एक पावर बच गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। sin x का माइनस cos x और cos x का sin x, लिमिट लगा दिया, आंसर आ गया। लिमिट लगा दिया, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला सवाल, अगला सवाल आ रहा आपके सामने। इफ 0 to lambda 1/1 plus 4x square dx is equals to pi by 8, then find lambda, then find lambda, then find lambda। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए भाई पहले से कह रहा डायरेक्ट आंसर दे रहा पाई बाई 8, तो हमें लैम्डा चाहिए, मतलब ये लिमिट चाहिए, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, एक्स का ही लिमिट है। तो 0 से लैम्डा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है बराबर पाई बाई 8 है। तो ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा tan इनवर्स 2x बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, x का मल्टीपल 2 है। लिमिट धर दीजिए 0 से लैम्डा बराबर पाई बाई 8, लिमिट धर दीजिए, बिल्कुल 1/2 इज द राइट आंसर। तो यहां पे आप लिमिट रखिए, ये 1/2 बाहर ले लिया, ये मिलेगा tan इनवर्स, अपर लिमिट डालिए पहले, tan इनवर्स 2 लैम्डा माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाई 8, ये कैंसिल। सो tan इनवर्स 2 लैम्डा बराबर ये 0 बराबर पाई बाई 4, ये किसका वैल्यू होता है, tan इनवर्स 1, कंपेयर करा दीजिए, 2 लैम्डा बराबर 1, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ, लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ गया। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट, वन मोर। ये डायरेक्ट अभी तक हम लोग इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट रख रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन आई बराबर -1 से 0 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, -1 to 0 dx डिवाइडेड बाय दिस,
सिंपल, यहां पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स की ही लिमिट है। नीचे में क्वाड्रेटिक, याद करिए आपका इंडेफिनेट का तरीका, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इंटीग्रेशन -1 से 0 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 को -1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा -1 से 0 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी सेम फॉर्मूला, इसमें भी सेम फॉर्मूला, तो I बराबर tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 1, बार में 1 बाई 1, लिमिट धर दीजिए -1 से 0, ये 0 रखा तो ये देगा tan इनवर्स, 0 रखा तो 1 देगा, माइनस tan इनवर्स 0, ये वाली वैल्यू 0, आंसर पाई बाई 4, आंसर पाई बाई 4। tan इनवर्स का वैल्यू कुमार आनंद बेटा पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 होता है। तो नीचे में क्वाड्रेटिक था, यह तरीका हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, यह तरीका हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग, अगला इसके अंदर अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या कहा उसने, जर 0 नीचे होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये आपको अभी मैं बताऊंगा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट जो है वो नीचे ही होगी, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। अभी अब जो टॉपिक आ रहा है ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर होंगी, तो ये भी दिमाग से हटा दीजिए कि अगर नीचे की लिमिट छोटी है और अपर वो है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो कर दीजिए। अगर कुछ और स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो, अगर कुछ वैल्यू, हाँ बिल्कुल इसमें भी प्रॉपर इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये तो उसी का ही तो बड़ा भाई है, ये उस वाले का ही तो बड़ा भाई है भैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला बात, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए आज एक्चुअली हम लोग अभी तो क्या करें, अभी तो लंबा जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने वाले हैं, वो अपन सोच रहे हैं कि अगली क्लास में पढ़ लें, क्योंकि वो लंबा है, लगभग आधा सा घंटा खा जाएगा, आधा घंटा तो खा ही जाएगा। चलिए लिख तो देते हैं, हेडिंग तो लगा देते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। चलिए आज हेडिंग लगा के छोड़ देते हैं स्टूडेंट, आज मुझे थोड़ा काम है। लाइव 5:30 बजे से आते हैं पार्थ आश्रम के चैनल पे, और मेरे चैनल पे, मेरा सुरेंद्र चौधरी का जो चैनल है उसके ऊपर सुबह 9:20 पे आता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, सुबह मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पार्थ आश्रम में पढ़ते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।